हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज की वीडियो रहने वाली है हमारे क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम हमारी सोशल साइंस के हिस्ट्री का चैप्टर जो 3rd रहने वाला है हमारा, दिल्ली के सल्तनत, इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके जो एनुअल एग्जामिनेशन है, यानी कि आपके जो फाइनल टर्म के पेपर हैं, वो बहुत जल्दी ही शुरू होने वाले हैं। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए काफ़ी काम आने वाली है। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आपको इस चैप्टर की एक क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, इससे पहले जो आपकी सिविक्स की बुक है उसके सभी चैप्टर्स हमारे चैनल पे अपलोड हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर वो देख सकते हैं। और आपका क्लास 7th का जो एनुअल एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन पेपर था वो भी मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, जाइए और देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमारा जो 3rd चैप्टर है दिल्ली के सल्तनत, ठीक है, इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 12वीं शताब्दी के मध्यम में तैमूर राजपूतों को किसने हराया? यानी जो तोमर राजपूत थे उनको किसने हराया? तोमर राजपूतों को अजमेर के चौहानों ने हराया। इनके द्वारा हराया गया, अजमेर के चौहानों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, तवारीख के लेखक कौन थे? यानी जो तवारीख था वो जो लेखक थे वो कौन थे? तवारीख के लेखक। ठीक है, तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति थे। यानी जो तवारीख के लेखक थे तावरीख के, वो सचिव थे, प्रशासक थे, कवि थे और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजिया सुल्तान कौन थे? अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे कि राजिया सुल्तान कौन थे। राजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी तथा दिल्ली की पहली महिला शासक थी जो 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। यानी राजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी तथा दिल्ली की पहली महिला शासक थी जो 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैरसिंध शहर से क्या अभिप्राय है? गौरसिंध शहर से अभिप्राय उस किलेबंद शहर से है जहाँ सैनिक रहते हैं। ठीक है, गौरसिंध, सॉरी इसकी टर्म्स ऐसी हैं कि आपको समझ में नहीं आएंगी और बोलने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, ध्यान से देखना इनको। ठीक है, गौरसिंध शहर से अभिप्राय उस किलेबंद शहर से है जहाँ सैनिक रहते हैं। यानी ये वह शहर है जहाँ पर हमारे सैनिक जो थे वो रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दीदा कौन थी? रानी दीदा सन 980 से 1003 तक कश्मीर की पहली महिला शासक थी। यह आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, या तो इसका सन और या फिर ये कहाँ की महिला शासक थी। रानी दीदा सन 980 से 1003 तक की कश्मीर की महिला शासक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता था? गुलामों को फारसी में बंदरगाह कहा जाता था। ठीक है, ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता था। ठीक है, बंदरगाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, चौहानों के शासनकाल में दिल्ली में ढाले जाने वाले सिक्कों को क्या कहते थे? यानी जब चौहानों का शासनकाल चल रहा था तो उस समय जो सिक्के जो थे जो दिल्ली में ढाले जाते थे, उन सिक्कों को क्या कहा जाता? उन सिक्कों को कहा जाता था दहलीवाल। ठीक है, उन सिक्कों को दहलीवाल कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं सदी के प्रारंभ में हुई। ठीक है, 13वीं सदी का जब प्रारंभ यानी स्टार्टिंग हुई तभी दिल्ली सल्तनत की जो थी वो स्थापना हुई। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने समय तक शासन किया? यानी जो सूर्यवंश था उन्होंने दिल्ली पर कितने समय तक शासन किया, यानी उनका शासनकाल क्या था, आपको वो बताना है। ठीक है, सूर्यवंश ने दिल्ली पर 15 वर्ष यानी 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्जिद किस भाषा का शब्द है? मस्जिद अरबी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। यानी जो मस्जिद शब्द है वो हमारा अरबी भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ पर मुसलमान यानी कि जो मुस्लिम होते हैं वो अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th क्वेश्चन, नमाज के दौरान मुसलमान किस तरह मुंह करके खड़े होते हैं? नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। ठीक है, जो मक्का मदीना होता है तो उसकी तरफ यानी मक्का की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
मक्का किस ओर पड़ता है? सो भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? सो मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं कि नमाज और मुस्लिम से लेकर और जो मक्का मदीना है उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करें, ठीक है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली सल्तनत के किन शासन कालों में दिल्ली पर मंगोलों ने धावे किए? यानी दिल्ली सल्तनत के किन शासन कालों में जो मंगोल थे उन्होंने दिल्ली पर धावे किए? सो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों में मंगोलों ने दिल्ली पर धावे किए। यानी अलाउद्दीन खिलजी जो होते हैं उनके शासनकाल में और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने दिल्ली पर धावे किए। ठीक है, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने मंगोल इलाके को जीतने की योजना बनाई थी? यानी दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान है जिन्होंने मंगोल इलाकों को जीतने की एक योजना बनाई थी? सो मोहम्मद तुगलक ने एक योजना बनाई थी कि जिससे वह जो है मंगोल के इलाके जीतने की तैयारी में लगे हुए थे, यानी एक योजना बना रहे थे। ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने। नेक्स्ट हमारा थोड़े यहाँ से लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंशों के नाम तथा शासनकाल बताएं। ठीक है, सो जो दिल्ली सल्तनत थे उनके जो प्रमुख राजवंश थे उनके नाम और उनकी शासनकाल आपको बतानी है। ठीक है, सो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश और उनके शासनकाल, इस तरीके से एक बॉक्स बनाकर एक टेबल बनाकर ऐसे आप पेपर में करके आइएगा अगर ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको 4-5 या ज़्यादा ही क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला, दास गुलाम वंश पर तुर्की शासक जो थे उनका शासन चला था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट है खिलजी वंश, इनका शासन था 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। सयाद वंश 14 से 14 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। और लोधी वंश जो थे हमारा उनका शासन था 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, सो ये जो दिल्ली के सल्तनत थे ये उनके नाम है और इधर उनके शासनकाल है। सो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके बहुत सारे छोटे छोटे MCQs भी बन सकते हैं कि बताएं खिलजी वंश का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, या लोधी वंश का। सो ये आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की सूचना स्तोत्रों की एक सूची बनाएं। यानी जो दिल्ली के सल्तनत थे उनकी सूचना की जो स्तोत्र होते थे वो कौन से होते थे, आपको उनकी एक सूची बनानी है। ठीक है, सो दिल्ली के सल्तनत की सूचना स्तोत्र निम्नलिखित हैं, आप इस तरीके से लिखकर कर सकते हैं। ठीक है, सो अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना मिली है। यानी कि किसके द्वारा? अभिलेखों, सिक्कों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना जो है वो मिली है देखने को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा महत्वपूर्ण सूचना स्तोत्र, जैसे इतिहास, तारीख, तावरीख है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए हैं। यानी कि जो महत्वपूर्ण सूचना के स्रोत है, सबसे पहले बताया कि इतिहास की तारीखें एक वचन और तावरीख जो बहुवचन है उसमें सुल्तानों के शासनकाल के प्रशासन की भाषा जो है वो फारसी में लिखे गए हैं। तो ये थे दिल्ली सल्तनत के सूचना के स्तोत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तावरीख के लेखकों और उनके लेखों पर टिप्पणी कीजिए। यानी जो तावरीख थे उनके लेखकों पे और जो लेखकों के द्वारा लेख लिखे जाते थे उसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। ठीक है, सो तावरीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे। यानी जो तावरीख के लेखक होते थे वह अभी हमने ऊपर पढ़ा, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुरक्षित व्यक्ति होते थे। घटनाओं का वर्णन भी करते थे, यानी जो घटनाएं होती थी उनका वर्णन करते थे। वह न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, यानी सबको न्याय मिलना चाहिए, सो वो न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। वह नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे। ठीक है, वह अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। यानी वो अपने सुल्तानों से इनाम वगैरह पाने की आशा में लिखा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, ये लेखक प्राय शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। यानी ये जो लेखक होते थे वो शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित जो उनके आदर्श समाज व्यवस्था जो होती थी उसको बनाए रखने की सलाह दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्म सिद्ध अधिकार से क्या आशय है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टर्म भी जो है काफी कॉमन है, आपने सुनी होगी। ठीक है,
सो जन्मसिद्ध अधिकार से क्या आशय है समझते हैं। सो जन्मसिद्ध अधिकार से आशय है जन्म के आधार पर विशेष अधिकारों का दावा। यानी आपका जब जन्म होता है सो उस जन्म के आधार पर आप कुछ ऐसे विशेष अधिकारों का दावा करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का एक अधिकार विरासत में मिलता है। यानी पहले जमाने के जो लोग होते थे वह मानते थे कि जो कुलीन परिवार होते थे, ठीक है, जो कुलीन परिवारों के व्यक्ति होते थे वह कुछ ऐसे खास परिवारों में जन्म लेते थे जिसके कारण उनको ऐसा माना जाता था कि उनका शासन करने का जो अधिकार होता है ना अपने राज्य पे या साम्राज्य पे, वो उनको विरासत में मिलता है। ठीक है, इस तरीके से ये होते हैं हमारे जन्मसिद्ध अधिकार। यानी कि पैदा होते ही आप जो है उन अधिकारों के अधिकारी बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग भेद से क्या आश्रय है। लिंग भेद से आश्रय है स्त्रियों और पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर संरचना संबंधी अंतर। यानी लिंग भेद होता है कि स्त्री यानी मेल और फीमेल के बीच सामाजिक तथा शारीरिक संरचना के संबंध में जो अंतर होते हैं। प्राय ये तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। पर लोग जो हैं पुराने जमाने की जिनकी सोच होती है वो ऐसा मानते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, अब आप सब भी जानते हैं कि कौन श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य सुल्तान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो राज्य सुल्तान थे उनके ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप जरूर करके जाइए। ठीक है, सो राज्य सुल्तान दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। यानी जो राज्य सुल्तान थी वो हमारी जो थी दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। ये टर्म बोलने में काफ़ी अटपटी सी है। ठीक है, वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। यानी जो राज्य सुल्तान थी ऐसा माना जाता है कि वो अपने सभी भाइयों से योग्य थी और सक्षम थी। ठीक है, इस कारण वह सन 1936 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठी। सो जो राज्य सुल्तान थी वो कब 1936 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठी। लेकिन जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित समाज व्यवस्था एक रानी के शासक के रूप में मान्यता दे नहीं पा रही थी। यानी जो जन्मसिद्ध अधिकार है और जो लिंग भेद पर आधारित जो समाज व्यवस्था थी एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रही थी। जो वहाँ के लोग थे वो एक रानी को उसके ऐसा मानते थे कि जो एक रानी है उसको उसके जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित समाज में व्यवस्था एक रानी को नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो वो ऐसा मान रहे थे। ठीक है, दरबाराजन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासक करने की कोशिश प्रसन्न नहीं थे। जो वहाँ पे दरबाराजन थे वो भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से जो थे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, प्रसन्न नहीं थे। ठीक है, परिणाम स्वरूप सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। सो इन्हीं सभी कारणों की वजह से जो था उनको शासन से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पर जो थे दरबाराजन जो थे वो भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन से बिल्कुल खुश नहीं थे। और लेकिन जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित जो समाज व्यवस्था थी वो भी एक रानी को शासक के रूप में मान्यता बिल्कुल भी नहीं दे पा रही थी। सो इन दो कारणों की वजह से जो राज्य सुल्तान थी बेशक वो अपने सभी भाइयों से योग्य थी, वो अपना सभी काम अच्छे से कर पाती थी, पर जो एक सोच थी उसके समाज की और वहाँ के लोगों की, सो वो एक रानी को शासन करता हुआ नहीं देख पा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सल्तनत काल में सल्तनत की भीतरी सीमाओं में चले अभियानों के लक्ष्य तथा उनकी कार्यवाहियों का उल्लेख कीजिए। यानी सल्तनत काल में जो सल्तनत के भीतर की सीमाओं में जो अभियान चले उनके क्या लक्ष्य और कार्यवाहियां थी उनका आपको उसमें उल्लेख करना है। सो भीतरी सीमाओं के अभियानों का लक्ष्य, सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उसका लक्ष्य था गिरियसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी शहरों की स्थिति को मजबूत करना। अभियानों की कार्यवाहियां, ठीक है, इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब में जंगलों को साफ कर दिया गया। ठीक है, एक ये कार्यवाही की गई कि जो इन अभियानों के दौरान क्या किया गया, गंगा यमुना के जो दोआब के जंगल थे उनको साफ कर दिया गया। ठीक है, शिकारी संग्रहों तथा चारवाहों को उनके प्रवास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहित किया गया। यानी जो शिकारी संग्रहक थे, चारवाहे थे, उनको उनके प्रवास से यानी जहां वो रहते थे वहां से हटा दिया गया और वह जमीन जो थी वो किसानों को दे दी गई और उनको कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरसियन शहर और शहर बनवाए गए।
ठीक है। जो व्यापार मार्ग थे उनकी सुरक्षा और शहरी व्यापार की उन्नति करने के लिए जो थे नए किले और शहर वगैरह जो थे वो सब बनाए गए और बसाए गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रारंभिक वर्ष यानी स्टार्टिंग के वर्ष में जब दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल था वो चल रहा था, तो उस समय दिल्ली सल्तनत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सो दिल्ली सल्तनत से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरसन शहरों में के नियंत्रण में दिल्ली सल्तनत को बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। किन किन चुनौतियों का? बगावत का, युद्ध का और खराब मौसम की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शासक को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से भी सल्तनत को बराबर चुनौती मिलती रही। यानी शासक को जो अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर थे उनसे और उन सूबेदारों से भी सल्तनत के बारे में चुनौती जो थी वह मिलती रही, जो जरा सा भी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। यानी उनको जैसे ही हल्का सा भी शक होता था कि विद्रोह होने वाला है, सो वह वैसे ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर उन लोगों को सतर्क कर देते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत काल में गुलामों का विशेष महत्व था, स्पष्ट कीजिए। यानी जो सल्तनत काल था उस समय गुलामों का एक विशेष महत्व रहा है, तो वो आपको बताना है। ठीक है। दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश समानताओं और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों के सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। ठीक है। सो दिल्ली सल्तनत के जो आरंभिक वर्ष के जो राजा थे वह अपने जमींदारों के स्थान पर अन्य विशेष गुलामों के सूबेदार जो थे वो नियुक्त करना पसंद करते थे। गुलाम चूंकि पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, यानी जो गुलाम होते थे वो पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। ठीक है। खलजी और तुगलक शासक भी बंदगाह गुलामों का इस्तेमाल करते थे। गुलाम अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति जो थे वह वफादार हुआ करते थे। सो जो यहाँ पे बताया गया बेसिकली वही जो गुलामी वाली प्रथा आपने पिछली क्लास में पढ़ी होंगी कि जो गुलाम होते थे वो एक तरीके से अपने राजा पर निर्भर होते थे, और जो गुलाम और जो गुलाम होता है उसको अपने मालिक के प्रति वफादार रहना होता है। ठीक है। तो बस और इसमें ये बताया कि जो खिलजी और तुगलक शासक थे वह भी गुलामों को रखना पसंद करते थे। ठीक है। सो ये थी सल्तनत काल में गुलामों का विशेष महत्व। इसी के साथ ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर इस चैप्टर के खत्म होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो।